Welcome to my channel. Today we are going to study the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. We will cover it comprehensively. So let's start. इसका नाम है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005. ओके. सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर हम कोई भी एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टार्टिंग से, तो उसका इंडेक्स हमें एक बार अपने माइंड में उसका एक व्यू ज़रूर ले लेना चाहिए, ओवरव्यू. तो इसमें 5 चैप्टर्स हैं और ये देखिए 5 चैप्टर्स हैं, 37 सेक्शंस हैं. चैप्टर्स देख लेते हैं एक बार. अध्याय 1 तो प्रारंभिक है. चैप्टर 2 घरेलू हिंसा से रिलेटेड है. चैप्टर 3 संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं आदि की शक्तियाँ और कर्तव्य, पावर्स एंड ड्यूटीज़ of protection officers, service providers, etc. चैप्टर 4 में अनुतोषों के आदेश अभी प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया बता रखी है, प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स ऑफ रिलीव्स. एंड लास्ट चैप्टर में मिसलेनियस है. सो सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं. यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया रहता है, ऐसी महिलाओं के जो कुटुंब के भीतर होने वाली किसी किस्म की हिंसा से पीड़ित हैं, संविधान के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम. इसे एक बार हम इंग्लिश में देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. एन एक्ट to provide for more effective protection of the rights of women guaranteed under the Constitution who are victims of violence of any kind occurring within the family and for matters connected therewith or incidental thereto. तो आई होप ये आपको समझ में आ ही गया होगा. सो सेक्शन 1 है हमारा संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ. इसका संक्षिप्त नाम हमने देख ही लिया है. इसका विस्तार अब संपूर्ण भारत पर है, क्योंकि जो 31 अक्टूबर 2019 से ये जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय शब्दों का लोप हो गया है. यह उस तारीख को प्रवर्त होगा जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगी. मतलब इसकी एनफोर्समेंट डेट ये है 26 अक्टूबर 2006. ये रहा अक्टूबर 2006 के 26वें दिन को. ओके, ऐसी तारीख नियत करती है. अब हम डेफिनेशन पर आ जाते हैं. व्यथित व्यक्ति यानी एग्रीव्ड पर्सन कौन होगा इसके अंतर्गत. तो इसमें बता रखा है कि जो व्यथित व्यक्ति है वो इस अधिनियम के अंतर्गत केवल महिला ही हो सकती है, यानी कि ओनली महिला ही एग्रीव्ड पर्सन होगी. ऐसा कहा गया था कौन से केस में? मोहम्मद जाकिर बनाम शबाना की केस में. कर्नाटक हाईकोर्ट में जाकिर ने जो अपनी वाइफ के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट करी थी. ओके, तो इसमें बोल दिया गया था कि नहीं, महिलाएं ही केवल इसमें विक्टिम हो सकती हैं. तो हमारी दूसरी परिभाषा आती है बालक की. तो सिंपली यही है कि जो भी 18 वर्ष से कम आयु का है वो इसके अंतर्गत आएगा, बालक कहलाएगा. और इसके अंतर्गत चाहे वो दत्तक लिया गया पुत्र हो या फिर सौतेली माता या फिर केवल पालन पोषण के लिए उसे लिया गया हो. प्रतिकर आदेश बस ये बता रखा है कि धारा 22 में जो अर्थ है इसका वही होगा. अभिरक्षा आदेश का जो अर्थ धारा 21 में दे रखा है वही अर्थ होगा. अब घरेलू घटना रिपोर्ट से ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है जो किसी व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की किसी शिकायत की प्राप्ति पर विहित रूप में तैयार की गई हो. ओके. घरेलू नातेदारी का वही मीनिंग है कि दो व्यक्ति जब आपस में नातेदारी में रह रहे हैं, एक साझी गृहस्थी में रहते हैं, यानी शेयर्ड हाउस होल्ड में रहते हैं, या फिर रह चुके हैं, या फिर वो किसी भी रक्त संबंध या विवाह के संबंध द्वारा, दत्तक ग्रहण की प्रकृति के द्वारा किसी नातेदारी में रह रहे हैं और अविभक्त कुटुंब हैं, या फिर वो. ठीक है. तो घरेलू हिंसा का क्या अर्थ है जो कि धारा 3 में बता रखा है. दहेज का वही अर्थ होगा जो कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में बता रखा है. और मजिस्ट्रेट से यहाँ पर क्या मतलब है उनका? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट, यानी कि JMFC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, JMFC
ओके, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। चिकित्सीय सुविधा से ऐसी सुविधा अभिप्रेत है जो अधिनियम के जो भी राज्य सरकार चिकित्सा सुविधाएं अपनी नोटिफाई करे गजट में वो। और धन्य राहत भी वही है कि मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप जो व्यथित व्यक्ति है, एग्रीड पर्सन है, उसको किसी भी मतलब या तो आवेदन की सुनवाई के दौरान या फिर किसी भी प्रक्रम पर व्यथित व्यक्ति को क्या है, धन्य राहत दिलाने का आदेश दे सकता है। ओके, तो अब ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हमारी रिस्पोंडेंट की आ जाती है। प्रत्यर्थी से पहले यहाँ पर शब्द था कि कोई वयस्क पुरुष अभिप्रेत है, यानी कि केवल इसमें रिस्पोंडेंट क्या वयस्क पुरुष ही रिस्पॉन्सिबल हो सकता था, प्रतिवादी हो सकता था। तो यहाँ पर एक केस आया था, हिरल पी हरसोरा बनाम कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा का केस था, जिसमें ये बोला गया था, इस शब्द को हटा दिया गया था वयस्क पुरुष, ओके, और उसके स्थान पर एनी पर्सन लगा दिया गया था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में रहा है या फिर जिसके विरुद्ध क्या है व्यथित व्यक्ति ने ओके, यहाँ पर बता रखा है कि प्रत्यर्थी शब्द में पति या पुरुष भागीदार की महिला नातेदार भी सम्मिलित है। पति के परिवार या पुरुष भागीदार के परिवार की महिला सदस्यों को अधिनियम के अधीन कार्यवाही में पक्षकार बनाया जा सकता है। कौन से वाद में कहा गया? ये मनोज वानखड़े बनाम मनोज भीमराव वानखड़े और अन्य के वाद में ऐसा कहा गया। ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइडर जो कि धारा 10 में बता रखा है उसका वही मीनिंग है। साझी गृहस्थी यानी कि शेयर्ड हाउस होल्ड का क्या मतलब है? ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है इससे जहाँ व्यथित व्यक्ति रहता है या किसी घरेलू नातेदारी में है, या तो वो अकेला या प्रत्यर्थी के साथ किसी भी प्रक्रम पर रह चुका है, या जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है चाहे वह व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी के संयुक्तः स्वामित्व या किराएदारी में हो। ओके, या फिर कोई अधिकारी हक या हित रखते हैं वो ऐसी गृहस्थी में। ओके, तो बेसिकली शॉर्ट पॉइंट में अगर आप समझें, शेयर्ड हाउस होल्ड से सब कुछ समझ में आ जाता है इसी वर्ड से। आश्रय गृह क्या है कि ऐसा कोई गृह जिसको इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार एक आश्रय गृह के रूप में अधिसूचित यानी नोटिफाई करती है। शेल्टर होम आश्रय गृह। सेक्शन 3 घरेलू हिंसा की परिभाषा दे रखी है, इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। घरेलू हिंसा के अंतर्गत क्या क्या आता है? इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोप या कुछ करना या आचरण, यानी कार्य, लोप, कुछ करना या आचरण, बिहेव भी घरेलू हिंसा गठित करेगा यदि वह किसके अंतर्गत क ख ग घ के पॉइंट में से आ रहा है तो इसको अगर आप पढ़ लेना इसको डिटेल में। मैं आपको इसके शॉर्ट पॉइंट्स में इसको बता देती हूँ कि घरेलू हिंसा की परिभाषा में क्या क्या आता है। एक तो शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग कारित करना, ओके, इसके अंतर्गत आ जाता है। और अगर कोई व्यथित व्यक्ति को क्या जैसे दहेज या संपत्ति के संबंध में प्रपीड़ित करता है या फिर उसका उत्पीड़न करता है, उसकी अपहानि करता है, क्षति पहुंचाता है, तो ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएगा। और अगर वो आचरण द्वारा धमकी का प्रभाव रखता है, यानी कि धमकियाँ देता है किसी बिना वजह ही, तो ये भी उसके आचरण द्वारा क्या है, घरेलू हिंसा है। ओके, लैंगिक दुरुपयोग में यानी सेक्सुअल अब्यूज़ में हमने शामिल किया है यहाँ पर क्या, गरिमा का दुरुपयोग, अपमान, तिरस्कार या उसका अन्यथा अतिक्रमण, इन सब चीज़ों का। ओके, तो ये भी क्या है, घरेलू हिंसा के अंतर्गत। और मौखिक दुरुपयोग में क्या आता है? मौखिक या भावनात्मक दुरुपयोग में जैसे कि अपमान, उपहास यानी मजाक बनाना या तिरस्कार, गाली, संतान या फिर
नर बालक ना होने के संबंध में अपमान करना, इंसल्ट करना और किसी ऐसे व्यक्ति को पीड़ा करने की धमकी देना जिससे कि जो विक्टिम है यानी एग्रीव्ड पर्सन उससे रिलेटेड है, जिससे उसे क्षति पहुंचाने की धमकियां देना। ओके। आर्थिक दुरुपयोग में क्या क्या आता है, जैसे कि जॉब करने से रोकना, उस चीज़ को बेचना जो कि फ्यूचर में महिलाओं के बच्चों के लिए है, राइट। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर सेक्शन 4 पर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू।